We all know that when we communicate with each other, the medium that is used can be simple, elementary gestures like hand or eye or body movements, but more precisely, human beings are endowed with the information, with the ability to speak also. So what we have to think about is, whenever a person learns a language, the language has to be fluent and the person should be able to communicate fluently with proper meanings and simplified words. So what we are going to begin is will of language. The first thing we need to know is that what is the different language. Every person is born and at that time the person neither understands nor can speak any language. But by the time the child is about 2 years old or something like that, the child learns one language which is spoken in his or her home. If we are learning English, for Indians, English is not our mother tongue. So in order to learn English, the most important thing for us is to know the basic grammar. हमारा मदर टंग जो है वो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, मदर टंग का हमको ग्रामर जानना कंपल्सरी नहीं है, बिकॉज मदर टंग पे हमारा कमांड होता है, वो हमारे अंदर इंट्रिंसिक होता है। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश के लिए हमको इंग्लिश के रूल्स, ग्रामर, उसकी वोकेबुलरी, उसको करेक्टली कैसे रीड करना है, कैसे राइट करना है, कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है, वो सब लर्न करना कंपल्सरी होता है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द रूल्स दैट आर यूज्ड इन राइटिंग इंग्लिश। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रूल्स ऑफ इंग्लिश। सो इफ आई वांट टू स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, आई नीड टू नो द ग्रामर। ग्रामर बाद में, बट अगर मुझे सारा ग्रामर किसी लैंग्वेज का आता हो लेकिन मुझे उस लैंग्वेज के अंदर का जो वर्ड्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं वोकेबुलरी, इफ यू डू नॉट नो द वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज प्रॉपरली, हमारा ग्रामर कितना भी स्ट्रांग हो, हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लैंग्वेज को सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका ग्रामर और उसकी वोकेबुलरी दोनों लर्न करें। पता है, लैंग्वेज जो होता है इट्स समथिंग दैट इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिक थिंग। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? आज कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, मराठी होगा, तमिल होगा, हर एक लैंग्वेज प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव कर रहा है। इसका मीनिंग हुआ बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो और लैंग्वेजेस मे बी अरेबियन में यूज होते हैं, बहुत सारे अरेबिक वर्ड्स हैं, बहुत सारे संस्कृत वर्ड्स हैं, बहुत सारे टर्किश वर्ड्स हैं, बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं, लैटिन वर्ड्स हैं, फ्रेंच वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में यूज होते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ड्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस दैट आर यूज्ड इन इंग्लिश। These are actually, their origin is from a foreign language. For example, if you think about a word in English, that is pepper. Okay, pepper is supposed to be an English word. It is basically a Sanskrit word, which was pepperly. Pepperly becomes pepper in English. Similarly, iron. Iron originates from a German word called iron. Fine is from a Latin word that is venere. And टिक्का is a Punjabi word, टिक्का, आलू टिक्का सबको पता होगा। Future is again from a Latin word, futures. Sherbet is from a Turkish word that is sherbet, which is in Indian words is more famously called sharbat or juice. Village, that is from a Latin word that is villeticum. Carrier is from a French word that is carriere. Animal is from a Latin word animalis. Disease is from an old French word that is called disease. So all these words are used in English. अभी सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, हम लोग जो कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, हमारा जो कोई मदर टंग है, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, स्पेशली इंग्लिश के लिए बोले, हम लोग जो भी वर्ड बोलेंगे पूरा, अगर मैं किसी को बोले कि 10 मिनट का स्पीच दो और वो स्पीच में इंग्लिश के वर्ड्स नहीं यूज करते तो कितना डिफिकल्ट होता है। इट्स नॉट ईजी, बिकॉज इतना हम लोगों को हैबिट हो गया है, इतना फेमिलियर हो गए हैं कि इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करके हम लोग अपनी जो लैंग्वेज होता है उसको एनरिच करते हैं। सेम इसका उल्टा अप्लाई होता है जब हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं। बहुत सारी और लैंग्वेजेस, नॉट ओनली इंडियन लैंग्वेजेस, दुनिया भर की बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिनके वर्ड्स को, जिनको ग्रामर्स को, जिनके इडियम्स को, जिनके फ्रेजेस को यूज़ करके इंग्लिश में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड सुना रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं
डी जीरो, डी फैक्टो, ये सारे वर्ड्स एक्चुअली इंग्लिश वर्ड्स नहीं है, बट इंग्लिश में वो ऐसे यूज होते हैं एज इफ दे आर कॉमन इंग्लिश वर्ड्स. सो वी नो दैट इंग्लिश वर्ड्स कैन बी देयर. नाउ अगर कोई भी वर्ड ले, अगर कोई भी एक वर्ड ले लें तो क्या एक वर्ड का एक ही मीनिंग होता है? यस, ज़्यादातर केसेस में ट्रू. One single word has one single meaning, but as we know that there are certain words which has more than one meaning. Okay, and certain words which are different words, but what do they mean? They have same meaning. Synonymous. That is called synonymous. So what is synonymous? The words that have same meaning, though the words are different. Okay, I repeat, the words that have same meaning but they are different are called synonymous. There are some examples. We use the term beautiful. Beautiful means क्या होता है? Beautiful means beautiful. उसका synonymous क्या होता है? Pretty. तो मैं अगर beautiful बोलूँ तो it's same thing. अगर pretty बोलूँ it's same thing. Baby और child कुछ फर्क नहीं है. Baby मतलब young human being is called baby and young human being is also called a child. और जो वर्ड है मदर और मम्मी, कुछ लोग अपनी मम्मी को मदर बुलाते हैं तो कुछ लोग मम्मी बुलाते हैं. These words are different, but what about meaning? Their meaning is same. हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, he is my elder brother and he is my older brother. He is my elder brother बोले या he is my older brother बोले, ये दोनों वर्ड्स डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों केस में मीनिंग क्या है? दोनों केस में मीनिंग है that he is my bigger brother. That means he is older than me in age. Synonymous, what we said, what is synonymous? The words that has same meanings. Antonymous is opposite to this, that is words that has opposite meanings. Look at it. What does short means? Small. What does tall means? Something that is large. What does short means? Small. And what does tall means? Tall means that is something which is larger. So short and tall. Short is what? Short is small and tall is what? Tall is opposite to that. These are the words that have absolutely opposite meanings. Same way, dead is a word. That means a person is no more. Alive is the another word. Okay? Increase is the word and decrease is the word. If you notice this increase and decrease. So it's the crease part that you have to learn. Crease के पहले in लगाया, increase, decrease के पहले d लगाया, decrease. इतना मैथमेटिक्स तो सबको आता है. Add means add and subtract means subtract. Addition means to put together many things. Subtraction means to move away many things. So that way, what was synonymous? Synonymous were the words that has same meanings. Antonyms are the words that has opposite meanings. Then we have got this homonyms part, and this will be important. Whatever I am just look at these two words. This is left and this is also left. How do we spell both of them? दोनों का spelling same है. LAFT and LEFT. जब पहले left का meaning देखिए, पहले left का meaning आता opposite of right. कोई मुझे बोलेगा where should I sit? मैं बोलूँगा sit on my left. मतलब मेरे left side को बैठो. लेकिन अगर कोई मुझे बोलेगा इज द प्रिंसिपल इन द ऑफिस, मैं बोलूँगा नो, द प्रिंसिपल हैज लेफ्ट. तो पहले केस में लेफ्ट का मीनिंग क्या हुआ? अपोजिट ऑफ राइट. दूसरे केस में लेफ्ट का मीनिंग क्या हुआ? पास्ट टेंस ऑफ लीव. मतलब पहले केस में लेफ्ट इज लिटरली ये राइट लेफ्ट वाला लेफ्ट. दूसरे केस में लेफ्ट का मतलब होता है टू गो अवे, टू डिसअपियर, टू नॉट टू रिमेन प्रेजेंट. सो दिस इज कॉल्ड होमोनिम्स. होमोनिम्स आर दोज वर्ड्स which is spelled the same way. उनके स्पेलिंग भी सेम होता है और उनका मीनिंग डिफरेंट होता है. सिनोनिमस में और होमोनिम्स में फर्क है. सिनोनिमस अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग्स सेम होती है. एंटोनिमस अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग्स डिफरेंट होती है. यहाँ पे सेम वर्ड है जिसकी मीनिंग डिफरेंट होती है. सिनोनिमस में डिफरेंट वर्ड्स की सेम मीनिंग होती है. होमोनिम्स में सेम वर्ड की विद स्पेलिंग भी चेंज नहीं होता. सेम वर्ड की स्पेलिंग जो होती है, सेम वर्ड का जो मीनिंग होता है दैट इज चेंज. अभी जैसे हम लोग बोलते हैं ना ईट, ईट का मतलब क्या हुआ? खाना. व्हाट इज सेकंड फॉर्म ऑफ ईट? 8. और इसके बाद में जो डिजिट होता है, नंबर होता है 7 8 9, दैट इज 8. सो
ये दोनों का स्पेलिंग कैसा है, एट एंड EIGH एट। ये जरा डिफरेंस देखिए, इसमें लेफ्ट और ये लेफ्ट, द स्पेलिंग इज सेम, मीनिंग इज डिफरेंट। नीचे एट, ATE एंड एट दैट इज EIGHT, इनका स्पेलिंग भी डिफरेंट है और इनका मीनिंग भी डिफरेंट है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट होमोनिम्स वी हैव टू कीप टू थिंग्स इन माइंड। व्हेन वी टॉक अबाउट होमोनिम्स वी हैव टू कीप टू थिंग्स इन माइंड। पहले, होमोनिम्स का स्पेलिंग सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। होमोनिम्स का स्पेलिंग सेम हो सकता है या फिर स्पेलिंग डिफरेंट हो सकता है, लेकिन होमोनिम्स का मीनिंग डिफरेंट होगा। होमोनिम्स का मीनिंग डिफरेंट होगा, स्पेलिंग सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर हम लोग होमोनिम्स की बात करेंगे तो व्हाट आर दीज वर्ड्स, द वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग और एटलीस्ट same way to pronounce them, but they have got different meanings. As I was saying, homonyms are different and synonyms are different. Synonyms are different words with same meaning. Homonyms are different words with different meanings, or maybe same words with different meanings. Afterwards, they have got something that is called homophones. अब phone word याद है? Phone word का actually meaning होता है sound. Okay? Homophones कौन से वर्ड होंगे? Homophones are the words that sound the same but have different meanings. So important thing is that the words they sound the same but different meanings and spellings. Their sound, their speech, their pronunciation is same but their meaning is different. जैसे यहाँ पे देखें, we have got two words there and THERE there. दोनों मैं pronounce करके वापस बोलता हूँ, this is there and this is there. ओके, एंड अगर ये वाला देयर देखें तो इसके स्पेलिंग क्या है, THEIR। अगर इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लें तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ बॉय, THERE, देयर इज अ बॉय। व्हिच देयर वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस देयर, देयर इज अ बॉय। व्हाट डज दिस मीन, दिस पॉइंट्स टू अ प्लेस, मैं बोल रहा हूँ देयर इज अ बॉय, करेक्ट, that has a different meaning। लेकिन अगर हम लोग ये देयर को लेंगे, this THEIR, ओके, सो कैसे बोलेंगे, this is their pen, means अभी ये दोनों में का मीनिंग क्या हुआ, there is a boy, यहाँ पे there का मीनिंग हो गया, वो कोई लोकेशन को इंडिकेट करता है। दूसरा यहाँ पे देयर का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे देयर का मीनिंग हुआ कि वो कोई इंडिविजुअल को इंडिकेट करता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को इंडिकेट करता है। सो ये दोनों एज वी सेड व्हाट आर होमोफोन्स, सिर्फ और सिर्फ उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, उनका स्पेलिंग अलग होता है, उनका मीनिंग अलग होता है। देन वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड होमोग्राफ्स। व्हाट आर होमोग्राफ्स, their spelling is same but they have different meanings. Their spelling is same but they have different meanings. Okay, what does that means? That means they are same spelling, they are pronounced the same way, but when you look at their meaning in different sentences, they mean differently in different sentences. कोई एक सेंटेंस में इसका मीनिंग अलग रहेगा, तो किसी अलग सेंटेंस में हम लोग जाएंगे तो उसका मीनिंग अलग होगा। अभी हम लोग एक फ्रेज बोलते हैं, ही इज माई क्लोज फ्रेंड, में स्पेलिंग क्या है, CLOSE, और बोलते हैं द डोर इज क्लोज, मीन्स डोर इज क्लोज। तो ये दोनों केस में स्पेलिंग सेम है CLOSE, लेकिन दोनों केस के अंदर उनकी जो मीनिंग्स हैं दे आर डिफरेंट। इन दोनों केस में मीनिंग सेम नहीं है, करेक्ट, इन दोनों केस में उनकी मीनिंग्स डिफरेंट है। एज अ रिजल्ट दीज आर व्हाट, दीज आर कॉल्ड homographs. Homophones are the words that have same sound, that is same way they're spoken, but they mean differently. And homographs are those words that are spelled the same, but they have got different meanings. Now, idioms, phrases, and proverbs. Before that, we talk about two terms. हम लोग बोलते हैं sentence. What is a sentence? A group of words that makes a complete sense. A group of words that make a complete sense is called a sentence. And what is a phrase? A phrase is a group of words that make a sense but does not make a complete sense. I repeat, sentence और phrase में difference है। Sentence के अंदर subject होता है, predicate होता है, उसका एक पूरा meaning होता है which is complete.
फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ प्रेडिकेट होता है, उसका एक सेंस होता है बट नॉट द कंप्लीट सेंस. देयरफॉर फ्रेज एंड सेंटेंस इज डिफरेंट. एंड देन वी हैव दीज टर्म्स दैट इज idioms एंड proverbs. idiom हम लोग बोलते हैं ना कि कोई चीज के लिए एक saying बोलते हैं, नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये saying है. ऐसे इंग्लिश में a group of words which has a certain meaning which is implied, means which is not direct but which can carry or convey a certain set of information more precisely or more conveniently without saying the exact words. So what we are looking at it, we are looking at three things, that is idioms, phrases and proverbs. यहाँ पे कुछ proverb दिया है. यहाँ पे एक proverb है a green eyed monster. अब monster का meaning जो होता है यहाँ पे वो monster literal नहीं है. A green-eyed monster simply means a person who is jealous. यहाँ पे जो literal monster होता है, राक्षस बोलते हैं, demon बोलते हैं, वो literal monster नहीं है. It's simply a person who is jealous of somebody. He is called a green-eyed monster, which does not have any real sense meaning. Rather, it is just an indication towards a certain set of information. तो अगर हम लोग को कोई सेंटेंस बोलना है, कोई इंफॉर्मेशन या कोई आइडिया को कन्वे करना है, तो हम लोग उसको सिंपल लैंग्वेज में विदाउट यूजिंग idioms एंड proverbs एंड सो सच थिंग्स हम लोग इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट अगर हम लोग किसी भी आइडिया को यूजिंग idioms और phrases और sentences अप्लाई करेंगे, then that particular sentence become more fluent and the idea that we need to convey is conveyed more precisely. So we have got certain things, like we start with looking at what is a phrase. Okay, as we say, a phrase is a group of words that does not contain a word. It makes a sense, it does not make a complete sense, and it has no word. For example, we have got after a very long walk. It makes a sense, but does it tell who takes the long walk? Does it tell where do we go after the long walk? No. So it just gives a rough idea about a particular subject, about a particular predicate. It gives no idea about the subject. Who is the doer? Not important. What is happening is the only thing that we look at. So a phrase is a group of words, strictly speaking, that contains that does not contain a verb, therefore it makes a sense but does not make a complete sense. Okay, and proverb, after the phrase we have got what we call as a proverb, and a proverb is simply a saying that is known by many people. Like this हम लोग ने सबने सुना, birds of feather flock together, मीन्स जो एक जैसे होते हैं वो एक साथ में रहते हैं. अब इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है. जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो साथ में रहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या फ्रेज यूज करते हैं, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. अब इसका मीनिंग ये नहीं हुआ कि स्टूडेंट्स के पास कोई फेदर्स है इसके लिए वो साथ में रहते हैं. समथिंग कॉमन, व्हाट दिस सिंपली सेज इज people with some common trait always stay together, and people with different characters or different traits are always stay separately. That's why we say that a proverb is actually a group of words which is known by many people, therefore it is used to carry a certain information to the people which is understood. मतलब किसी भी चीज को literally word by word और एग्जैक्ट वर्ड से बोलने से बेटर है कि उसको हम लोग एक फ्रेज या एक सेइंग के रूप में, एक आइडिया के रूप में, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आइडिया के फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे. और दैट वे हमारी जो लैंग्वेज होती है दैट बिकम्स मोर फ्लुएंट एंड मोर फ्लोइंग, एंड इट मेक्स द रीडर कॉम्प्रिहेंड आवर आइडिया far more easily. Okay. Then when we talk about these questions, like if we start with the example, first thing is that ask yourself who is the doer of an action. If there is a sentence, the first thing इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं subject. Subject कौन होता है? Doer of the action. And second thing what? सबसे पहले क्या पूछोगे? कौन है? क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन होता है कौन है, दूसरा क्वेश्चन है क्या कर रहा है. So first question is who is doer of the action,
Answer is Shruti. Okay, so Shruti is what? Shruti is subject. Second question is, what action is Shruti doing? She is frying chips. So this is frying chips is the predicate. So in any sentence there are two things, that is there is a subject and there is a predicate. अब ये जो सेंटेंस हमने लिया इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? वन. कौन? श्रुति. इसमें कितने प्रेडिकेट्स हैं? वन. कौन सा? इज फ्राइंग केक्स. सो दैट मीन्स इज इट नेसेसरी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होगा? नो. अगर हम लोग सब्जेक्ट के अंदर कितने सेंटेंस के अंदर कितने सब्जेक्ट और कितने प्रेडिकेट हैं, अगर हम लोग इसको आइडेंटिफाई करना है तो हमको इसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस में जाना पड़ेगा. कि सेंटेंस के अंदर अगर हम लोग देखें तो सेंटेंस जो होता है उसमें क्या पॉसिबल है? देयर इज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, देयर इज वन सब्जेक्ट एंड मोर देन वन प्रेडिकेट. अगर कोई भी सेंटेंस को देखेंगे तो सेंटेंस में जिसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस दैट इज अ स्टेटमेंट. Okay, or we can say interrogative sentence. Interrogative sentence that is a question. Okay, an order that is a command, and an exclamation that means the person is informing about something which is not known. Some examples देते हैं. Delhi is the capital of India. It's a simple statement. हम सबको पता है Delhi is capital of India. मैं सिर्फ एक statement दे रहा हूँ, सिर्फ एक information कन्वे कर रहा हूँ without asking a question. But ऐसे भी लगता है when does Delhi become capital of India? So in this case it's not a statement. It is rather a question that is called question. Or it can also be go to Delhi. Go to Delhi. Go to Delhi is a command. It's an order. So that is an order. Exclamation. How big city Delhi is? Means हम लोग ने दिल्ली देखा, बहुत बड़ा सिटी था. We exclaim how big a city Delhi is. So we have all these sentences: statement, question, order, and exclamation. Then as I was saying कि किसी भी सेंटेंस के सबसे एसेंशियल दो पार्ट्स कौन से होते हैं? किसी सेंटेंस के सबसे एसेंशियल पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अगर किसी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट, सच ए सेंटेंस इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस. आई रिपीट, वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस. इफ यू हैपन टू सी इट, वी हैव गॉट दिस, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस which has one subject and one predicate. Look at the example. Aditya is going to school. So what is Aditya? Aditya is subject, and what is going to is, it is predicate. One subject, that is Aditya, and one predicate, that is one subject, that is Sita. In both these cases there is only one subject. And how many predicates do we have? This time we have got one predicate, and this time we have one predicate. So we have one subject and one predicate, and this is called a simple sentence. A simple sentence has only one subject and only one predicate. Now we go to the second type of sentence, that is called compound sentence. A compound sentence is a sentence that has one subject and more than one predicate. अभी हम लोग एक सेंटेंस देखेंगे तो हाउ डू वी नो कि इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस और नॉट? सिंपल, यू हैव टू लुक फॉर वर्ड्स लाइक दिस. इफ यू हैव वर्ड्स लाइक फॉर एंड नॉट, बट, और, येट एंड सो, एनी ऑफ दीज वर्ड्स, इट मींस दैट इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस. एग्जांपल देखें, मैं दोनों वर्ड्स पूरा सेंटेंस पढ़ता हूँ. आई लव इंग्लिश एंड माई फ्रेंड लव्स हिंदी. Let's do one thing. Let's read this same sentence two times. I love English, full stop, one sentence complete. My friend loves Hindi, full stop, another sentence complete. These are two simple sentences. Now put them together. I love English and my friend loves Hindi. दो सिंपल सेंटेंसेस को लिया, उनको एंड के थ्रू कनेक्ट किया, एंड व्हाट डज दिस बिकम? दिस बिकम अ कंपाउंड सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस, श्याम वेंट टू प्ले फुटबॉल बट सीता वेंट शॉपिंग. इसमें से बट निकाल दे और इनको दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर ले. श्याम वेंट टू प्ले फुटबॉल, फुल स्टॉप. सीता वेंट शॉपिंग, full stop. These are two different sentences. Rather, these are two different simple sentences.
but they are put together with this word, that is and what does it become? It become a compound sentence. So a compound sentence is actually a combination of two simple sentences which is added together or put together by using the words like for, and, nor, but, or, yet, so. So in a compound sentence there are two subjects and there are two predicates, but for us what is the most important thing is that one subject, one predicate, no and, no for, no on, no add, and it becomes a simple sentence. Take two simple sentences, put them together by using any of it like for, and, not, but, or, yet, so, and then it becomes a compound sentence. Then we have a complex sentence. A complex sentence is actually a combination of simple sentences with supporting phrase. Okay, so we have got this example, this first example. It says Ram is a happy child because his parents love him. Mind the word because. Last time when we were talking about compound sentence, we have not used something like because. Out here we say Ram is a happy child because his parents love him. In this sentence, the first part of the sentence is Ram is a happy child. Second part of the sentence is his parents love him. We put them together. First part is Ram is a happy child. Second part is his parents love him. We put them together and connect them using because. So we put a because, two simple sentences. Ram is a happy child. His parents love him. Put together with the word because, and it becomes a compound sentence. Second example, we have got this phrase, we did not buy the dress. It's a simple sentence. We did not buy the dress. It's a simple sentence. It was expensive. Again a simple sentence. Forget about that because. It's we did not buy the dress. Simple sentence. It was expensive. Another simple sentence. Put them together using because. And now the whole phrase is Ram, we did not buy the dress because it was expensive. And what does this become? A compound sentence. So if we have to look at a compound sentence, it will have something like because, it will have something like neither, it will have something like either, and so on. Okay? That means when we talk about simple sentence, there is going to be no, before, while, if, where, after, because, whether, though, since, unless, when. We are going to use these words when we need to make it a complex sentence. In a complex sentence, either of these words, before, while, if, where, after, because, whether, though, since, unless, and when, essentially needs to be used. Okay? Now we have these statements. The first is the sentence, I am unhappy because my friend is not well, is a compound sentence. Is it a compound sentence? We have to look at this part. This part is what? Because. Do we use because in a compound sentence? The answer is no. हम लोग because कहाँ पे use कर रहे थे? इसके पहले, that is complex sentence में. इसके बाद the sentence Ram and his friends are playing again. And कहाँ पे use करते हैं हम लोग? And is the connecting word. और हम लोग and कहाँ पे use करते हैं? हम लोग and use करते हैं in a compound sentence. Next is the sentence Aditya is playing is a complex sentence. इस sentence के अंदर are we using anything like and, nor, for, because, before, after, but? No. That means this is neither a compound sentence nor a complex sentence. This is a simple sentence. And then last, a complex sentence combines a simple sentence and a supporting phrase. Yes, that is our answer. Then 5, but, and, nor are coordinates. Okay? So this first one is false, second is false, third is false, fourth is true. And even the last one, that is fifth, that is but, and, nor are coordinates. So this is also true. This is false, that is this is wrong, this is false, so this is wrong, this is false, so this is wrong. These two are true. That means these are the words which gives a complete sense. So if you make an identification how to know if it is a simple sentence, compound sentence or complex sentence, we have to look
whether because is used, whether and is used, whether but is used, whether nor is used. Using these, it can be a simple, compound or complex sentence. Now, look at tenses. हम सबको पता है टेंसेस क्या होते हैं, और हम सबको पता है कि किसी भी ग्रामेटिकल सेंटेंस के अंदर हम लोग कोई भी फ्रेज यूज करते हैं, कोई भी वर्ब यूज करते हैं, वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स यूज करते हैं, उन सबको अटैच करने के लिए क्या यूज होता है, उन सबको अटैच करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस यूज होते हैं. ब्रॉडली हम सबको पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सिंपल 3 types of sentences, that is past, present tense, past tense and future tense. Now we have got simple present, simple past and simple future. Let's look at this. I went for shopping yesterday means ये हो चुका, ये last time हुआ था. It's an act which has been completed, so it is called past simple past. Then we have got simple present. I go for shopping regularly. And then simple future, I shall go for shopping tomorrow. Now the important word. What do we use here? When? What do we use here? Go. What do we use here? Go. What is go? Go is the first form of the verb. So in simple future, what do we use? First form of the verb. In simple present, what do we use? First form of the verb. In simple past, what do we use? In simple past, we use second form of the verb. Same thing. Look here. We have got came. ये came क्या है? It's second form of the verb. Which verb? Come and come. यहाँ पे important क्या है? हम लोग simple past में second form use करते हैं, simple future में first form use करते हैं, and simple present में first form के last में s और es. Simple past present के first form में s और es यूज करते हैं, and that is makes it. So what do we know about simple form of the tenses? Simple form, simple past, simple present and simple future. Simple past, first second form of the verb. Simple present, first form of the verb, and simple future, first form of the verb. If it is he, she, noun, then with the first form of the verb we have to use s or es. But in case of simple past, every time we have got the same thing, that is we have got the second form of the verb and the same thing we use. Okay, so we look at it and see what it is. I went to my friend's house yesterday. Is it simple past tense? It is. It is simple past tense. So this is true. Why? Because which form of the word we are using? We are using second form of the verb. And one more thing, we are using yesterday. Okay? Then we have got the sentence Abhinav will come here tomorrow. Is it simple future tense? Yes, it is simple future tense. This is also true. How do we know? Two things. We are using will, and with will we are using first form of the verb. When we use will or shall with first form of the verb, it is simple future tense. Then it says future tense will use will or shall with the verb. True. Simple future uses will or shall. So to summarize this, simple present, first form of the verb, use s or es with the verb in case of he, she or noun. Simple past, use second form of the verb, and in simple future use third form of the verb. So this is simple tense, simple present, simple past and simple future depending on what form of the verb has been used. Now what we are doing is a part of English grammar. After having learned the English grammar, it's equally important कि हमको उसको लिखने को भी उतने ही अच्छे से है. हम लोगों को बहुत बार ऐसा होता है कि we know English, we read English, we can maybe speak English, लेकिन spoken English में और written English में, spoken English में और written English में difference है. Spoken English में बहुत सारे errors, grammatical, word wise, rhythm wise, sequence wise, सारे errors permissible है. लेकिन spoken English में जो errors permissible है वो written English में permissible नहीं है. So therefore, what we have to learn is not only knowing English, not only knowing proper grammar is sufficient. We also need to know that where do we make errors in English grammar
when we are writing one particular sentence. So we are looking at the importance of writing correct English. Okay, so when we have to writing English, we have to take care of some very basic things जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं. That is, every word, phrase and paragraph for spelling, language or any other type of mistake should be looked at very carefully. Okay. Second, read writing aloud. Once we have written something, it might appear to be correct when you are writing it. Finish your sentence, read your sentence. Read your sentence after finishing it. हमको हमारी मिस्टेक खुद समझ आएगी कि हमने कहाँ पे मिस्टेक किया होगा. और कई सारे वर्ड्स होते हैं, कई सारे फ्रेजेस होते हैं जिसको हम लोग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं. अगर हम लोग उसके लिए मे बी कुछ और वर्ड्स यूज़ करें तो हमारी लैंग्वेज ज़्यादा फ्लुएंट हो जाती है, हमारे कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं. सो वी हैव टू नो दैट वी ऑलवेज हैव टू कीप अ डिक्शनरी हैंडी एंड वी ऑलवेज हैव टू यूज़, लर्न एंड यूज़ new words, new phrases and new ways to write. Okay, then as I was saying कि जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो वो एक अलग चीज़ है, जब हम लोग इंग्लिश लिखते हैं तो वो एक अलग चीज़ है. बहुत सारे ऐसे इंग्लिश में कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग डे टू डे स्पीकिंग हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, हम लोग उसको एज सच स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं. लेकिन जब भी हम लोग उसको रिटन इंग्लिश में करते हैं तो वो अलग होता है. जो बहुत सिंपल एलिमेंट्री चीज़ें हैं. सबको पता है कि चाइल्ड इज सिंगुलर. चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन. हम सबको पता है कि न्यूज़. अब किसी को ये भी पता है कि न्यूज़ सिंगुलर है या प्लूरल? न्यूज़ एक्चुअली सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों है. हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि 10 स्टोरीज सुने तो बोलेंगे न्यूज़ सुना है, और एक ही स्टोरी सुना तो बोलेंगे न्यूज़ सुना है. एक न्यूज़पेपर लिया, उसका सिर्फ एक हेडिंग पढ़ा तो कितने पढ़े हम लोग ने? सिंगुलर. बट स्टिल क्या बोलते हैं? मैंने न्यूज़ पढ़ा. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी एलिमेंट्री, वेरी कॉमन एंड मोस्टली मिस्टेकन while writing English. So we'll just try to look at some of them. Okay. So then we have said some errors in using plurals and singulars. Okay. For example, sheep, deer, information, cattle, police, advice. Similarly, we'll see little more list of words where there can be a slight difference in singulars and plurals. Look at it. The sheep are grazing. ये हम सब लोग लिखते हैं. The sheep are grazing. एक से ज़्यादा sheep रहेगा तो the sheep are grazing. But the fact is the sheep is a singular and plural, and there is no plural for a sheep. So whether it's one single sheep or it's a flock of sheep, it's a group of sheep, we have to say it like this one. Similarly, we say we have received one information. We have received an information. Information क्या होता है? सिंगुलर होता है. यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला? I have received information about the conferences. Information is singular and plural both. There is no information. So there is no information. It always has to be information. Singular, always singular. One information, it is information. More than one information, 10 information, it is still information. Similarly, look at this advices. Advices. She gave you valuable advices. She gave you valuable advice. No, there is nothing like advices. Advice is singular as well as plural. You cannot have something like advices. Same way, what about furniture? You buy one table, you bought a furniture. You buy 10 tables, you bought a furniture. Furniture is singular and plural both. उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता. मैं एक दिन में एक सेट ऑफ सोफा लेके आया, वो फर्नीचर है. मैं एक दिन में 10 सेट ऑफ सोफा लेके आया, कभी भी वो फर्नीचर ही है. देयर इज नो प्लूरल. ओके. सेम वे व्हेन वी हैव वर्ड्स लाइक थीफ. सो थीफ को क्या है? वी डोंट लुक एट इट, इट्स थीफ. थीफ इज सिंगुलर. सो व्हाट इज द प्लूरल ऑफ थीफ? हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में एस ऐड करते हैं. तो हम लोग ने क्या किया? थीफ को थीव्स कर दिया. नो, दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस हैज टू बी थीव्स. जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में एफ रहेगा उसको अगर हम लोग प्लूरल करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एस. थीव बिकम थीव्स, वाइफ्स बिकम वाइफ्स, oxes become oxen. Mind you, oxen is wrong. One ox is an ox,
more than one ox is oxen. Childs, we know this, wrong. Children is the right thing. Selves, that is also wrong. Selves, themselves बोलते हैं, ourselves बोलते हैं, myself बोलते हैं, myself, but ourselves बोलते हैं. Foods, no, that is wrong. We call it feet. Tooth, that is also wrong. We call it teeth. So these are the words where you cannot convert this singular into plural by putting an s or es. Okay? For these words we have to be careful. Then it's normally used. If you look at these two words, when you speak them, how do they both of them sound? Both of them sound same. This is its and the other one is also its. When we talk about its without this s, which is called apostrophe s, when we use its without the apostrophe, it refers to possession, to own something, to have something. But when we use that apostrophe s, it becomes it is. दो इसको भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग इट्स पढ़ेंगे और इसको भी हम लोग इट्स पढ़ेंगे, लेकिन दोनों केस में उनकी जो मीनिंग्स होंगी that will be different. मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक apostrophe डाला हमारा पूरा मीनिंग चेंज होता है. Same way we can have some more example. It's early morning here. No, it's wrong. It is early morning here. हम लोग पूरा लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं. It is early morning this year. But it is also okay. But meaning will be correct if you say it is early morning here. Second is I saw a car. Its color was black. No, ये वाला इट्स जो है उसको हमको रिप्लेस करना है विद अदर इट्स, दैट इज वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट अपॉस्ट्रोफी. यहाँ पे क्या मिस्टेक था, हमको अपॉस्ट्रोफी डालना था, हम लोग ने नहीं डाला. यहाँ पे क्या मिस्टेक है, हमको अपॉस्ट्रोफी नहीं चाहिए और हम लोग ने डाला. नेक्स्ट इज इट्स योर हेल्थ दैट आई एम वरीड अबाउट. तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, इसको क्या होना चाहिए था, इट इज योर हेल्थ. इसको कैसे लिखना चाहिए, विद अपॉस्ट्रोफी एस. Okay, same way. She had an old hat. Its shape was very funny. अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, it is. तो जरा इसको पढ़ें, it is shape was very funny. It is shape was very funny नहीं, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से apostrophe निकालना है. Then it becomes what? It becomes its shape was very funny. So it's its without an apostrophe and its with an apostrophe are two different things. Therefore they have to be used. हम लोग ने पहले क्या बोला, अगर मैं बोलूँगा its का मतलब होता है to own or possess something, means to have it. और apostrophe s का मतलब होता है it is. Okay, it's a pen. It's a pen. What I mean to say is it is a pen. मतलब ये पेन का मैं ओनर हूँ, I possess or I own this pen. So there is a difference between its with an apostrophe and its without an apostrophe, and that has to be taken care of. Okay. In parts of speech there is something that is called verb. In verbs we have three forms, that is first form of the verb, second form of the verb and third form of the verb. We used to call it simple and present and future forms of the verb. Then in this also we make some mistakes. Let's look at it. The boy play a game. Okay, the boy play a game. So कौन से फॉर्म का सेंटेंस है ये, दिस इज सिंपल प्रेजेंट. ओके, और सिंपल प्रेजेंट में हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और वो हम लोग ने यूज किया एंड दैट इज करेक्ट. लेकिन सिंपल प्रेजेंट के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम लोग ही, शी और नाउन, ही, शी और नाउन के साथ यूज करते हैं एस और ईएस. तो ये क्या होना चाहिए, द बॉय प्लेज. This play is right. Why? Because it's simple present. Why plays? Because boy is what? Boy is a common noun. तो अगर सिंपल प्रेजेंट में कॉमन नाउन है तो उसके साथ में हमको वर्ब के साथ में एस और ईएस यूज करना पड़ता है. सेम वे चिल्ड्रन लाइक्स स्वीट्स. अब चिल्ड्रन के साथ में, चिल्ड्रन इज नॉट अ नाउन, तो उसके साथ में एस नहीं. चिल्ड्रन लाइक अ स्वीट, इसके साथ में एस नहीं. व्हाई नॉट? बिकॉज हम लोग एस का भी यूज करेंगे ही, शी और नाउन के साथ में, बाकी अदरवाइज हम लोग यूज नहीं करते. करेक्ट. देन हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग सेंटेंसेस, कनेक्टिंग वर्ड्स जो अलग अलग सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं. इसमें वर्ड्स आते हैं इन, एट, ऑन,
for, to, by, because, etc. एक एग्जाम्पल लेते हैं in and at. So when do we use in? In is used when we are talking about big geographical units. मतलब पूरा कॉन्टिनेंट हो गया, कोई प्लैनेट हो गया, कोई स्टेट हो गया, कोई सिटी हो गया, कोई बड़ा टाउन हो गया, लाइक इन इंडिया, करेक्ट. लेकिन अगर हम लोग कोई छोटी जोग्राफिकल यूनिट जैसे कि इन मुंबई, मुंबई इज अ बिग सिटी, सो हाउ शुड इट बी? इट शुड बी इन मुंबई. लेकिन मुंबई के अंदर एक कोई छोटा सा एरिया है, फॉर एग्जांपल मुंबई के अंदर एक एरिया दादर. दादर इज नॉट अ वेरी लार्ज एरिया एज कंपेयर्ड टू मुंबई, सो व्हाट इट शुड बी? इट इज should be that at Dadar. So if somebody calls me and says, where do you live? What I am going to say? I live in Mumbai. Then he asks me, where are you right now? I am not going to say I am in Dadar. I will say I am at Dadar. Because Mumbai is a big city. So for Mumbai, a big city will be using in. But when we talk about my exact location, my location is not in such a big area. It's a small part of Mumbai. So I should rather say that I am at Dadar. Mostly we say I am in Dadar, I am in Kandivali. No, that is grammatically wrong. It should be at such a location. Like these examples are given. He works in Delhi. My children are in America. They live at 14 Shivaji Road, Mumbai. The first one is a city. So in is used. Second one is a country. So at in is used. Third one is just a small place somewhere in Mumbai. So we don't use in. Rather we use at. Okay. Then we can have the deers are grazing. Is this correct sentence? No. The deers is wrong sentence because deer is singular and plural. So it has to be that deer are grazing. Then this is the flower. It's yellow in color. So look at this part. What it should be? Should it be its or it is? It should not be its. There should be an apostrophe s, and it should be its yellow in color. And next is I live in Raisena Road, Delhi. Is Raisena Road, Delhi an address? Is it a small place or a big place? So it's small place. So what this should be? This should not be in. This should be at. Okay. It's too early to come in. Okay? It's too early to come in. What it should be? Again the same mistake. It is too early to come in. Next is it's his performance that I am worried about. It should be it is. So again we have to put an apostrophe s. So what two things we are talking about right now? For a big place, for a big town, for a big country, a continent, it should be in. For a small place, it should be at. For possession or owning something, it should be its. It's. For it is, when we want to mean it is, it should not be its. It's. It should be it apostrophe s. It's. And then they both have absolutely different meanings, and they are grammatically right or they can be grammatically wrong. That's all.